हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप लोग ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज भी है, आप लोग ज्ञानकोश से जरूर जुड़े। अब बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। उससे पहले एक जानकारी और दूं मैं आपको कि अब देखिएगा, जैसे कि प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने लिखी है कि अब मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अब आप जो भी मैटर आपको ढूंढना हो, जो भी वीडियो देखनी हो, उसको आप आसानी से खोज सकते हैं। जैसे करंट अफेयर देखने के लिए, टॉप करंट अफेयर देखने के लिए, जीएस हिस्ट्री पढ़ने के लिए, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान और अभी शिक्षण विधियां भी आएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें आप अब आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज की 18 दिसंबर की कुछ करंट अफेयर्स। बात करते हैं, आज है 18 दिसंबर और आज का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, क्योंकि दिवस से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं हर दिन की शुरुआत उस दिन के दिवस से करता हूं। आज है 18 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। बात करें इसकी घोषणा कब करी गई थी, तो इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है वो संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा दिसंबर 2000 में करी गई थी। वर्ष 2000 में इसकी घोषणा करी गई। और ये क्यों मनाया जाता है कि प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहां से थी ये जानकारियां। लेकिन आज केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस नहीं है, बल्कि आज विश्व अरबी भाषा दिवस भी है। तो विश्व अरबी भाषा दिवस भी कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, यानी कि आज ही के दिन। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संयुक्त राष्ट्र की बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना। संयुक्त राष्ट्र जो है इसमें अनेक भाषाओं को मान्यता दी गई है, यानी कि बहुभाषावाद है और अनेक भाषाएं जुड़ी हुई है, तो उनकी संस्कृतियां भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था और वर्ष 2012 के बाद यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। बात करते हैं कि 18 दिसंबर 1973 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अरबी भाषा जो है, अरबी भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। अब जब 1973 में अरबी भाषा को अपनाया था तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि 1973 में कौन सी आधिकारिक या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया था। तो ये जो अरबी भाषा थी वो 6ठी आधिकारिक भाषा के रूप में चुनी गई थी। तो इसलिए ये प्रश्न यहां से मिला आप सभी को। उसके बाद है, अब ये 2 दिवस से संबंधित पढ़ लिए हैं प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस। अब हम पढ़ेंगे आज के कुछ करंट अफेयर्स को। बात करेंगे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि देखिए, पहले इससे बताऊं, पहले प्रश्न से पहले भी, कि आज की वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज की वीडियो को आप लोगों ने जरूर पूरा देखना है और कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी है आपको वीडियो। चलिए, पहले प्रश्न मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं कि नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन के कमांडर कौन बने हैं। तो अब नासा का जो स्पेस एक्स क्रू 3 है, ये मिशन है, इसके कमांडर कौन बने हैं? तो इसके कमांडर बने हैं राजाचारी। राजाचारी जो है, यानी कि ए ऑप्शन, राजाचारी जो हैं वो अब इस मिशन के कमांडर बने हैं। बात कर लेते हैं कि राजाचारी जो हैं वे भारतीय और अमेरिकी मूल के हैं और उनके साथ साथ टॉम मार्शबर्न और मथायस मोरर दोनों भी इस मिशन में शामिल हुए हैं। लेकिन वो किस किस रूप में हुए, ये जानकारियां मैं आपको अगले उसमें बताता हूं। चलिए, जैसा कि बताया गया कि भारत और अमेरिकी मूल के राजाचारी इसके कमांडर बने हैं। राजाचारी की अगर हम बात करें तो वे वर्तमान में अमेरिकी जो वायुसेना है उसमें कर्नल के पद पर कार्यरत है। उनके साथ साथ में टॉम मार्शबर्न को पायलट के रूप में चुना गया है और मथायस मोरर उनको चुना गया है मिशन के विशेषज्ञ के तौर पर। तो ये तीनों नियुक्तियां करेंगे, तीनों चुने गए हैं कमांडर, जो नया मिशन है इसमें चुने गए हैं तीनों। बात करते हैं कि ये जो मिशन है स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन जो है, ये वर्ष 2021 में, यानी कि अगले वर्ष लॉन्च होगा।
राजाचारी के लिए यह पहली स्पेस फ्लाइट होगी। राजाचारी जो हैं, जो कि भारतीय और अमेरिकी मूल के हैं, उनकी यह पहली स्पेस अंतरिक्ष की पहली यात्रा होगी। वे 2017 में नासा के अंतरिक्ष यात्री बने थे, जिसके बाद से उन्हें स्पेस में अंतरिक्ष में जाने का कोई मौका नहीं मिला। यह पहला मौका है कि वो अब अंतरिक्ष में जाएंगे। बात करते हैं, क्योंकि नासा के बारे में बात हो रही है बार बार, तो नासा की फुल फॉर्म बहुत बार पूछते हैं। नासा के बारे में आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले बात करेंगे नासा की फुल फॉर्म की। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके प्रशासक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो जिम ब्रिटेनस्टाइन जो है वे इसके प्रशासक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर है। मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में, और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप सभी को दी है इस प्रश्न से। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। दूसरा प्रश्न कि वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से देश को सौंपी गई है? तो देखिएगा, वर्ष 2030 में एशियाई खेल होंगे और इन खेलों की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो इन खेलों की मेजबानी सौंपी गई है कतर। कतर में दोहा में इनका आयोजन होगा, जो कि कतर में पड़ता है, ठीक है। लेकिन दोहा कतर में तो 2030 के आयोजन होगा, इसके साथ साथ 2034 के खेलों की मेजबानी भी सौंप दी गई है, यानी कि 2030 और 34 दोनों बार के एशियाई खेलों की मेजबानी सौंप दी गई है। 2030 के सौंपी गई है दोहा कतर को, और 2034 की मेजबानी सौंपी गई है रियाद, सऊदी अरब में रियाद को सौंपी गई है ये 2034 की। तो 30 और 34 दोनों के बारे में मैंने बताया है, लेकिन बहुत सी जानकारियां छुपी हुई है इस प्रश्न में, जैसे कि दोहा कतर को 2030 की सौंपी गई, 2034 की मेजबानी सऊदी अरब के रियाद को सौंपी गई। उसके बाद ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा करी गई है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA के द्वारा ये घोषणा करी गई है, और OCA के द्वारा घोषणा करी गई है। तो इसके बारे में भी कुछ प्रश्न तो इंपॉर्टेंट बनेंगे, जैसे कि पहले फुल फॉर्म पढ़ेंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है कुवैत सिटी, जो कि कहां है? कुवैत देश में है। अब इसके अध्यक्ष का नाम देखिएगा, इनके OCA के अध्यक्ष का नाम है अहमद अल फतह अल अहमद अल सबा। ये उनका पूरा एक नाम है भाई। ये जो OCA के अध्यक्ष है, ये पूरा उनका नाम ही है कि अहमद अल फतह अल अहमद अल सबा, ये उनका नाम है। बात करते हैं कि OCA की स्थापना कब हुई थी? तो OCA की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा है ये जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसका शिलान्यास जो है वो भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। तो श्री नरेंद्र मोदी ने अब दुनिया के, विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इसके डिटेल्स की। कहां पर किया है? तो प्रश्न में पूछा जाए कि कहां पर किया है, तो भाई ये किया है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में ये शिलान्यास किया गया है। अब ये जो 30,000 मेगावाट क्षमता वाला हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है, इसके द्वारा क्या होगा कि जो भारत ने 2030 तक जो 4,50,000 मेगावाट यानी कि 450 गीगावाट बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य को पूरा करने में ये मदद करेगा। उसके बाद बात करते हैं कि ये कितने क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। ये 72,600 हेक्टेयर भूमि, बंजर भूमि जो है, इस बंजर भूमि में फैला हुआ है, और ये 72,600 में से 49,600 हेक्टेयर जो है वो सौर परियोजना के लिए स्थापित हो रही है, और बाकी बची 23,000 जो हैं वे किसके लिए है? वे है भूमि पर पवन ऊर्जा के लिए स्थापना करने के लिए संरक्षित करी गई है। तो पूरी जानकारियां थी, पूरी तरह से मैंने आपको बताई है। अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की तरफ।
एसएसए के लिए समर्पित नियंत्रण केंद्र नेत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये एसएसए का है, इसकी जो समर्पित केंद्र है नेत्र, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई है? तो इसकी स्थापना करी गई है भारत में इसरो के द्वारा। इसरो, थोड़ी जानकारी पढ़ेंगे कि इसरो के द्वारा, इसरो की हिंदी में बोलेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा इसकी जो स्थापना करी गई है। इसके प्रमुख है के शिवान। ठीक है, पूरी जानकारी इसरो के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, तो आज इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसके बारे में और पढ़ेंगे कि अगर बात करें कि किसके द्वारा करी गई तो इसरो के द्वारा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए कि उद्घाटन किसने किया तो इसरो के अध्यक्ष के शिवान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करना और जो टकराव की जो चेतावनी को साझा करना। बहुत बार ऐसा होता है कि अंतरिक्ष में जो वस्तुएं होती है उनका आपस में टकराव होता है, तो टकराव की चेतावनियां भी इसके द्वारा साझा करी जाएगी और उन वस्तुओं को ट्रैक किया जाएगा। अब यहां पर हमने पढ़ा एसएसए, तो एसएसए की फुल फॉर्म है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। अब यहां एक और फुल फॉर्म है नेत्रा की, NETRA। तो नेत्रा में देखिए शुरू का जो NE है उस NE से बनता है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स, आगे लिखा है TR, तो उस TR का है ट्रैकिंग, ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, लास्ट का A से बना एनालिसिस। तो ये इस प्रकार से जोड़ करके नेत्रा की जो है फुल फॉर्म बनाई गई है कि नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, तो ये इसकी फुल फॉर्म बनाई गई है। अब अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब इसके जो उपाध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति जो है वो अब एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो यहां से ये जानकारियां मैंने आप सभी को दी है। उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी और भी जानकारियां छुपी हुई है, जैसे कि भाई जो शशि शेखर वेम्पति हैं वे वर्तमान में प्रसार भारती के CEO है, CEO अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति आने वाले 3 वर्षों के लिए की गई है, ये इंपॉर्टेंट बात थी जो बताई। उसके बाद जो ABU, देखिएगा यहां पर लिखा है ABU, इनके एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसका जो मुख्यालय है ये कुआलालंपुर मलेशिया में है और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से एक है। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष इब्राहिम अरेन ABU के अध्यक्ष हैं और ABU का गठन 1 जुलाई 1964 में हुआ था। समझ में आई बात? आगे बढ़िए। प्रसार भारती के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो शशि शेखर वेम्पति जिनकी आगामी 3 वर्षों के लिए नियुक्ति करी गई है उपाध्यक्ष के रूप में, ABU के उपाध्यक्ष के रूप में, वे प्रसार भारती के CEO है। तो प्रसार भारती की स्थापना कब हुई? 23 नवंबर 1997 में। इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। इस प्रकार से हर एक करंट अफेयर को आपने ऐसे पढ़ना है जैसे कि उसमें से कोई प्रश्न छूटे ही ना। हर प्रश्न आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आता है कि मानव विकास सूचकांक 2020, मानव विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? तो देखिए मानव विकास सूचकांक 2020 जो है, पहले तो बात करेंगे कि ये इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इस वर्ष 2020 की जो जनगण जो सूचकांक है इसमें भारत का स्थान रहा है 131वां, यानी कि ऑप्शन बी सही है। लेकिन एक बात और, अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कितने रैंक गिर करके या कितने रैंक ऊपर उठा, तो भारत इस सूचकांक में पिछले 2019 वर्ष के सूचकांक की अपेक्षा 2 स्थान नीचे गिरा है। अर्थात पिछले सूचकांक में कितना स्थान था? 129वां। तो भारत पिछले वर्ष 2019 में 129वें स्थान पर था और अब की वर्ष 131वें स्थान पर भारत रहा है। बात करते हैं और भी बातें कि कुल कितने देशों के लिए जारी किया गया। तो कुल 189 देशों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें भारत का 131वां स्थान रहा। पिछले वर्ष 129वें स्थान पर भारत था। सबसे ऊपर की बात करी जाए तो सबसे ऊपर है नॉर्वे।
दूसरा स्थान रहा आयरलैंड का, तीसरा स्थान रहा स्विट्जरलैंड का, चौथा स्थान रहा हांगकांग का, पांचवा स्थान रहा आइसलैंड का सॉरी। पूरी जानकारी देखिए, टॉप 5 ये आपके सामने है, टॉप 5, और टॉप 5 आपके सामने है। तो फिर सबसे नीचे कौन रहा? सबसे नीचे 0.394 स्कोर के साथ में नाइजर जो देश है वो सबसे कम रैंकिंग यानी कि सबसे नीचे 189वें स्थान पर रहा है। अब भारत के पड़ोसी देशों का भी क्या हाल रहा वो भी पढ़िएगा। भारत के पड़ोसी देश, सबसे पहले बात करेंगे भूटान की, 129वें नंबर पे, बांग्लादेश 133वें स्थान पर, नेपाल 142, पाकिस्तान 154, रूस 52वें स्थान पर, ब्राजील 84वें स्थान पर, और कोरोना वाला चीन देश रहा है 85वें स्थान पर। इस प्रकार से ये मैंने पूरी जानकारी आप लोगों के सामने रखी है। उसके बाद एक बात और सुनिएगा कि ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये सूचकांक जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा ये जारी किया गया है। और यूएनडीपी एक और फुल फॉर्म अब आपके सामने आई ना, तो इस फुल फॉर्म के बारे में भी इसकी भी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह जारी किया गया है। तो अब इसके द्वारा जारी किया गया है तो इसके बारे में भी कुछ बातें पढ़ेंगे, जैसे कि इसका मुख्यालय कहां है भाई? न्यूयॉर्क अमेरिका में। अध्यक्ष कौन है? अचिम स्टेनर, और इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को, 1965, 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। अब 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? कोटक महिंद्रा बैंक के जो नए प्रबंध निदेशक बने हैं वो है उदय कोटक। उदय कोटक उनकी नियुक्ति हुई है। और अब बात करते हैं इसके बारे में और भी। उदय कोटक जो है उनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए हुई है? आगामी 3 वर्षों के लिए। वे यानी कि उदय कोटक, वे कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक भी हैं, प्रबंध निदेशक भी हैं और प्रमोटर भी हैं। उनकी नियुक्ति, क्योंकि किसी भी बैंक में जब नियुक्ति होती है तो वो किसके द्वारा करी जाती है? वो करी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उनके साथ ही जो अंशकालिक अध्यक्ष थे प्रकाश आप्टे, उनकी नियुक्ति को भी 3 वर्ष के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब यहां से 1-2 प्रश्न पढ़ लेते हैं, जैसे कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हुई, क्योंकि ये इनके संस्थापक प्रबंध निदेशक थे। तो स्थापना कब हुई थी कोटक महिंद्रा बैंक की? फरवरी 2003 में। मुख्यालय कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक, प्रमोटक और संस्थापक कौन है? तो इसके हैं उदय कोटक। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी आप लोगों के लिए आई है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि FX4U नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो केनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विदेशी मुद्रा लेन देन को आसानी से प्रबंधित करना और संभालने में मदद करना। इसके बाद देखिएगा कि केनरा बैंक जो है इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, लेकिन केनरा बैंक हिंदू परमानेंट फंड के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अब केनरा बैंक ये बना है 1969 में। मुख्यालय कहां है इसका? बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है। ये ऐसा हो गया, ये कर्नाटका में है। चेयरमैन कौन है? TN मनोहरन। तो ये सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिली। उसके बाद 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पिछले कोरोना वायरस में जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, भारतीय अभिनेता जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं, वो है सोनू सूद। उन्हीं को ही स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। एक बात और भी सोनू सूद के बारे में बता कि सोनू सूद पहले विलेन का किरदार निभाते थे, लेकिन अब कोरोना वायरस में उन्होंने इस प्रकार का प्रकोप देखा, लोगों की मदद करी और उन्होंने यह घोषणा करी कि अब वो विलेन का किरदार नहीं निभाएंगे, अब वो केवल सकारात्मक भूमिकाएं ही फिल्मों में निभाएंगे। इसके लिए ये जानकारी यहां से थी। थोड़ी सी जानकारी और पढ़ेंगे, जैसे कि यह जो स्पाइस मनी जो ब्रांड है वो डिजी स्पाइस टेक्नोलॉजी की सहायक ब्रांच है। ठीक है, बात करते हैं कि स्पाइस डिजिटल लिमिटेड के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। मुख्यालय नोएडा में है और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन है? तो दिलीप मोदी जो हैं वे स्पाइस डिजिटल लिमिटेड के वर्तमान में CEO है। तो इस प्रकार से अब आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है
ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एक ऑनलाइन, यहां से पढ़ लीजिएगा कि ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल जो है कौन सा? टाडा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा। मनीष सिसोदिया जो है वे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल जो है वे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अर्णब गोस्वामी पत्रकार हैं। गौतम गंभीर जो हैं वे बीजेपी पार्टी के ही दिल्ली से सांसद हैं। तो ये जानकारियां थी। अब थोड़ी जानकारी और पढ़ेंगे। यह लॉन्च किसने किया है? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा। यह दिल्ली स्थित शिक्षा का क्षेत्र में कार्य करने वाले एनजीओ, एक एनजीओ है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसका नाम है एनजीओ कथा। इसके द्वारा शुरू किया गया है। और जो कथा एनजीओ है इसने अपने 300 मिलियन सिटीजन चैलेंज के हिस्से के रूप में ही टाडा को लॉन्च किया है। और ये केवल भारत के बच्चे ही नहीं, भारत के छात्र ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के छात्रों के लिए, बच्चों के लिए लाभदायक होगा। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।